हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एट होम। मैं जीजी ट्रिपल एस सिसाना स्कूल से कॉमर्स लेक्चरर आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, प्रबंध एक परिचय। उससे पहले बेटा हम क्लास 12 का ये चैप्टर पढ़े, उससे पहले मैं आपको 11th क्लास का थोड़ा रिमाइंड करवाना चाहूंगी। 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में हमने जो भी पढ़ा था, एम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, रोजगार पढ़ा था, व्यवसाय पढ़ा था, उद्यम पढ़ा था, उद्योग पढ़े थे, उद्योग के प्रकार पढ़े थे, उद्योग कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा कॉमर्स क्या है, कॉमर्स के अंदर कितनी क्रियाएं पाई जाती हैं, एकल व्यवसाय क्या है, साझेदारी व्यवसाय क्या है, कंपनी व्यवसाय क्या है, हमने ये सारा पढ़ा था। लेकिन इन सारे व्यवसायों को किस तरीके से किया जाता है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हम इन व्यवसाय को बहुत अच्छे से चलाते हैं। आपने उस 11th क्लास के अंदर जो पढ़ा था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लाभ हानि व्यवसायों के। लेकिन इन व्यवसायों को चलाया कौन सी टेक्निक के द्वारा जाता है, तो वही सब सीखने के लिए क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडी है उसके अंदर सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका आता है, वो आता है प्रबंध एक परिचय। क्लास 12 में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रबंध एक परिचय। तो प्रबंध होता क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है। किसी भी व्यवसाय को करने के लिए हमारे पास 4 प्रकार के साधन की आवश्यकता है। हमने क्लास 11th में पढ़ा था ना, ये भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, ये सभी साधन होते हैं जिनके द्वारा हम व्यवसाय में उत्पादन का कार्य करते हैं। तो किसी भी व्यवसाय के अंदर जितने भी ये साधन होते हैं, इसके अंदर अगर हम उद्यम को छोड़ दें तो बाकी सभी साधन हमारे भौतिक साधन हैं। जैसे कि भूमि है, पूंजी है, श्रम है, ये सभी हमारे भौतिक साधन हैं। अगर इन भौतिक साधनों के द्वारा हमें कार्य करवाना है तो उसके लिए एक मानवीय साधन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारा उत्पादन का, तो इन सभी साधनों को कुशलता पूर्वक संचालन अगर हम करवाया जा सके तो हम व्यवसाय में अपने व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यवसाय के उद्देश्यों को कुशलता पूर्वक प्राप्त करने के लिए व्यवसाय के सभी साधनों का, व्यवसाय के सभी स्रोतों का कुशल तरीके से, एफिशिएंसी के द्वारा उनको योजना बनाना, नियोजन करना, उनका संगठन करना और उनके ऊपर नियंत्रण रखते हुए उनसे कार्य करवाने की कला ही प्रबंध कहलाती है। मैं दोबारा से एक बार बताना चाहूंगी, व्यवसाय का प्रबंध का अर्थ क्या होता है। प्रबंध का अर्थ है व्यवसाय के सभी साधनों का कुशलता पूर्वक संचालन करने के लिए नियोजन करना, योजनाएं तैयार करना, उसके लिए संगठन बनाना और उसके ऊपर नियंत्रण रखते हुए व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध कहलाता है। अभी आपने जो प्रबंध का अर्थ पढ़ा, इसके बाद हमारे पास सेकंड एस्पेक्ट आता है प्रबंध की परिभाषा का। तो प्रबंध की परिभाषा मैंने 2 राइटर्स के अकॉर्डिंग आपको दिखाई है। सबसे पहले है हमारे पास हैरोल्ड कुंटज के अनुसार डेफिनेशन, प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में। औपचारिक रूप से संगठित समूह का क्या अर्थ है, ऐसा संगठित समूह जिसको कि किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जानबूझकर तैयार किया गया है। हमने 11th क्लास में औपचारिक और अनौपचारिक पढ़ा था ना। औपचारिक प्रबंध की अगर हम परिभाषा की बात करें तो प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह में, औपचारिक रूप का मतलब क्या है, जो जानबूझकर तैयार किए जाते हैं। औपचारिक रूप से संगठित समूह, संगठित समूह का मतलब जिसमें कुछ व्यक्ति, कुछ लोग, कुछ श्रमिक, कुछ कर्मचारी, जहां पर कुछ व्यक्तियों का समूह शामिल होता है किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने एवं करवाने की कला है। तो इससे आपको प्रबंध का कुछ मीनिंग समझ में आया होगा कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में, जहां पर कुछ व्यक्तियों का समूह इकट्ठा मिलकर विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा होता है, उनके द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं को किस तरीके से कुशलता पूर्वक पूरा करवाया जाए, मिलकर कार्य करने एवं करवाने की कला है। हम सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं। सेकंड डेफिनेशन है हमारी हेनरी फ्योल के अनुसार। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सभी स्रोतों के बारे में या उसके सभी कार्यों के बारे में पहले से जानकारी लेना। प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, पहले से योजना तैयार करना, नियोजन करना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है।
इससे प्रबंध का मीनिंग और अधिक क्लियर हो जाता है। इसमें जितने भी कार्य आपने ये पढ़े प्रबंध के, ये सभी प्रबंध के कार्य हैं। पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। तो प्रबंध के ये सभी कार्य हैं। प्रबंध बेसिकली कोई अलग से कार्य नहीं है। प्रबंध इन सभी कार्यों के अंदर ही पाया जाता है। अलग से प्रबंध का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। प्रबंध का उद्देश्य ही ये होता है कि व्यवसाय का जो उद्देश्य है उनको अच्छे तरीके से कैसे प्राप्त किया जाए। तो प्रबंध अलग अलग क्रियाओं के अंदर बटा हुआ है, जैसे कि पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना व्यवसाय के उद्देश्यों को निर्धारित करना पहले से कि हमारे पास बजट कितना होगा, हमने कितना उत्पादन करना है, इस तरीके से योजना तैयार करना। उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी है, योजनाएं तैयार करनी है, कितने कर्मचारी होंगे, कितने विभाग होंगे, किस तरीके से कार्य किया जाएगा। संगठन तैयार करना है, संगठन मतलब उनका ढांचा तैयार करना है, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, उत्पादन किस तरीके से होगा। अगर मैं आपको इजी वे में समझाना चाहूँ तो जैसे कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, जहां पर भी इस स्कूल के अंदर भी प्रबंध किया जाता है। स्कूल के अंदर कितने स्ट्रीम्स पाई जाएंगी, साइंस स्ट्रीम होगी, आर्ट्स स्ट्रीम होगी, कॉमर्स स्ट्रीम होगी, किसमें कितने सेक्शन होंगे, उनका क्लासरूम कौन सा होगा, एग्जामिनेशन शेड्यूल कब होगा, उससे पहले जो सिलेबस है उसको किस तरीके से डिवाइड करना है, मिड टर्म एग्जाम्स कब होंगे, यूनिट टेस्ट कब होंगे। तो इन सारी चीजों का एक पहले से ढांचा तैयार करना, एक स्ट्रक्चर तैयार करना ही संगठन करना कहलाता है। और संगठन तैयार करने के बाद भी हमारे पास आदेश देना, आदेश प्रिंसिपल सर जो होते हैं वो अपने आप अपने टीचिंग स्टाफ को डिवाइड करते हैं। 11th क्लास का टाइम टेबल कौन लेगा, +2 क्लास का टाइम टेबल कौन लेगा, प्राइमरी विंग का हेड कौन होगा, वहां पर कितनी क्लासेस होंगी। तो पूरे स्ट्रक्चर को जिस तरीके से एक कंपनी को डिवाइड किया जाता है, इसी तरीके से स्कूल में भी, किसी भी संस्था में प्रबंध पाया जाता है, घर में भी प्रबंध पाया जाता है, एक छोटी संस्था में, बड़ी संस्था में प्रबंध सभी जगह पाया जाता है। तो मैं दोबारा से हेनरी फ्योल की डेफिनेशन पे आना चाहूंगी। प्रबंध का अर्थ है पूर्वानुमान लगाना, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना ही प्रबंध है। अब जो नेक्स्ट हमारी टर्म आती है, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, विशेषताओं के ऊपर। तो प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या हैं, उसके लिए अब मैं आपको दोबारा से लेके आती हूँ। अब आती है हमारे पास बात प्रबंध की विशेषताओं की। तो प्रबंध की विशेषताएं क्या है, जितना भी हमने प्रबंध का मीनिंग पढ़ा कि प्रबंध क्या है, जितने भी हमारे पास भौतिक साधन होते हैं उनसे कार्य करना और करवाने की कला ही प्रबंध कहलाती है। तो जितना हमने प्रबंध का मीनिंग पढ़ा, प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। इन्हीं सभी कार्यों और इन्हीं सभी प्रबंध के अर्थ में से ही हमें प्रबंध की विशेषताएं ढूंढनी है। सबसे पहले प्रबंध की विशेषता आती है, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक का अर्थ है जो सब जगह पाया जाए, सर्वव्यापक जिसको हम कहते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब सभी जगह पाया जाने वाला ऐसी क्रिया जो सभी जगह की जाती है। मैनेजमेंट जो होता है हम अपने घर में भी करते हैं। सुबह बच्चे आप स्कूल से घर से आते हो, स्कूल के लिए रेडी होते हो, तो आप क्या करते हो, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना बैग सेट करते हो, फिर उसके बाद आप रेडी होते हो, अपना लंच भी पैक करवाते हो, अपनी बुक्स भी रखते हो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। आपको पता है आपका छुट्टी का शेड्यूल क्या होगा, उस हिसाब से आप अपना सारा अरेंजमेंट करते हो। तो आपने क्या किया, प्रबंध का कार्य किया। आपकी मम्मा सुबह उठती है, आपके टाइम से पहले, आपका स्कूल का जो निकलने का टाइम है उससे पहले वो आपका लंच रेडी करके रखती है, आपको ब्रेकफास्ट देती है। तो वो भी अपने काम का क्या करती हैं, मैनेजमेंट करती हैं। इसी तरीके से स्कूल में भी मैनेजमेंट पाया जाता है। स्कूल में पहले प्रेयर होती है, उससे पहले पीएन बेल लगाता है, आपका टाइम टेबल सेट होता है, आपका फर्स्ट पीरियड कौन सा टीचर लेगा। तो ये सारी क्रियाएं क्या है, मैनेजमेंट, प्रबंध है ये। इसीलिए लिखा गया है कि जो प्रबंध की क्रिया है उसकी ये विशेषता है कि प्रबंध में सार्वभौमिकता पाई जाती है। प्रबंध किसी भी होटल में भी मिलेगा आपको, किसी धार्मिक संस्थान में भी प्रबंध का कार्य मिलेगा कि आरती, किसी भी मंदिर में आरती का समय होता है ना, उससे पहले पंडित अपना अरेंजमेंट करता है, मूर्तियों को, मंदिर की सफाई करता है, सारी चीजों को अरेंज करता है। इसी तरीके से व्यवसाय के अंदर भी जो भी व्यवसायिक संस्थाएं होती हैं या धार्मिक संस्थाएं या कोई भी संस्था होती है उसके अंदर प्रबंध पाया जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, सभी जगह पाया जाता है, सभी व्यवसायों में। चाहे कोई व्यवसाय छोटा है, चाहे कोई सब्जी वाला है, वो भी अपने व्यवसाय के अंदर प्रबंध का कार्य करता है। और जब एक बड़े लेवल पे हम आ जाते हैं, किसी भी कार्य का, व्यवसाय का स्तर बढ़ जाता है,
तो बड़े स्तर पे जाने के बाद प्रबंध की इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी संस्था होगी उतने ज्यादा लोग वहां पर मिलकर कार्य करेंगे, और जब बहुत सारे ज्यादा लोगों की एक्टिविटीज क्रियाएं मिलकर की जाती हैं तो इससे प्रबंध की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा विशेषताओं का। प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान क्रिया है। सेकंड है हमारा प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान क्रिया है। उद्देश्य किसी भी संस्था का कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य रहता है। जैसे कि इस साल का हमारा टारगेट है या इस महीने का हमारा टारगेट है कि हमने 12,000 यूनिट्स तैयार करनी है। किसी भी कंपनी का उद्देश्य होता है कि उसने आपकी बार एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना है तो कितने लाख का एक्सपोर्ट करना है। तो हर एक कंपनी जो होती है कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी नया प्रोजेक्ट हाथ में लेती है तो उससे पहले वो अपना उद्देश्य निर्धारित करती है। तो प्रबंध जो किया जाता है, मैनेजमेंट जो किया जाता है, बेसिकली मैनेजमेंट एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही सेट किया जाता है। प्रबंध के अंदर हमारा उद्देश्य होगा, हमारे पास टारगेट होगा, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटीज को डिवाइड करेंगे कि इस डिपार्टमेंट का कार्य इस डेट तक पूरा हो जाना चाहिए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट से वो माल लेगा और नेक्स्ट टाइम तक उसको प्रिपेयर करके देगा, ताकि 31 तारीख तक हम अपना टारगेट पूरा कर सके। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान क्रिया है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध को एक सामूहिक क्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रबंध, जहां पर भी प्रबंध किया जाता है वहां पर कुछ लोग मिलकर कार्य कर रहे होते हैं। शुरू में भी जब मैंने इसका अर्थ बताया था तो आपको बताया था कि जहां पर कुछ व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं उनसे कार्य करवाने की कला को ही प्रबंध कहा जाता है। तो जहां पर कुछ व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं उन सभी का जो सामूहिक क्रियाएं होती हैं उनको अच्छे तरीके से कुशलता पूर्वक पूरा करवाने का कार्य ही प्रबंध कहलाता है। इसीलिए इसकी एक विशेषता है कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। नेक्स्ट विशेषता के ऊपर आते हैं हम फटाफट से। प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या होती है? जो हमेशा लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो कभी रुकता नहीं है। मान लीजिए आज महीने की पहली तारीख है, आज हमने अपना मैनेजमेंट किया, अपने बुक सेट करी, तो क्या कल हमें नहीं करना पड़ेगा, परसों नहीं करना पड़ेगा? डेली, प्रतिदिन डेली हम अपना प्रबंध करते हैं। किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी व्यवसाय के अंदर, किसी भी होटल के अंदर, किसी भी सब्जी वाले के पास में वो रोजाना प्रबंध करता है। आज उसने प्रबंध किया, आज उसने योजना तैयार की, उस योजना के अनुसार कल कार्य करना, फिर उस परसों जैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे भी मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कार्य करना। जो योजना हमने एक हफ्ते पहले बनाई थी उसके अनुसार कार्य करना ही प्रबंध कहलाता है। लेकिन प्रबंध कभी भी रुकता नहीं है। महीने के पहली तारीख में भी प्रबंध पाया जाएगा, महीने की चौथी तारीख में भी प्रबंध पाया जाएगा और 31 तारीख को भी प्रबंध पाया जाएगा। जैसे कि हमने इसमें डेफिनेशन में बताया था कि योजना बनाना, संगठन करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स तैयार करना, उनको ऑर्डर देना, उनके अंदर कम्युनिकेशन बनाए रखना कि एक डिपार्टमेंट का काम दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, और उनके ऊपर कंट्रोल करना। अब हमने 1 तारीख को जो आदेश दिए थे, 31 तारीख तक उन आदेशों को पूरा किया जाना है। इसका डेली हम सर्वे कर रहे हैं कि आज इतनी यूनिट्स तैयार होनी थी, हुई या नहीं हुई। आज हमारी 10 यूनिट कम तैयार हुई है तो कल हम उस रिकवरी को उसको पूरा कर ले, उस कमी को पूरा कर ले। तो ये किस प्रकार की क्रिया हुई? कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेली चलता है प्रबंध, रोजाना कंटिन्यूअस पाया जाता है किसी भी संस्था के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है, प्रबंध कला एवं विज्ञान है। कला एवं विज्ञान प्रबंध के अंदर ये विशेषता पाई जाती है। इससे पहले मैं आपको कला का अर्थ बताना चाहूंगी। कला क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के अंदर या किसी भी इंसान के अंदर जब कला पाई जाती है तो हम कहते हैं कि वो इस कला में निपुण है। जैसे कि कुम्हार को मिट्टी का घड़ा बनाना बहुत अच्छे से आता है, उसको वो किसी से सीखता नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप को डेली करते हुए वो कार्य देखता है तो उसको वो बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध का कार्य अगर कोई करता है, मैनेजर है, वो डेली किसी भी संस्था का मैनेजमेंट का कार्य करता है तो 2 महीने, 4 महीने, 2 साल के बाद में वो प्रबंध में एक्सपर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध में कला पाई जाती है। और विज्ञान क्या है? इसीलिए मैं आपको विज्ञान का अर्थ पहले बता दूं। जैसे कला का बताया, विज्ञान क्या है? जो कि एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। हम उसमें पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है उसको हम सिद्धांत के रूप में अपना लेते हैं। तो सिद्धांत के आधार पर कार्य करना ही विज्ञान कहलाता है। सेम इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से प्रबंध में भी क्या है?
अनुभव के आधार पर कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। उन सिद्धांतों का पालन ही आगे प्रबंध का कार्य करने के लिए किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध में कला एवं विज्ञान दोनों पाए जाते हैं। और इसकी नेक्स्ट विशेषता है प्रबंध एक मानवीय क्रिया है, क्योंकि हमारे पास जितने भी साधन हैं उत्पादन करने के वो सभी भौतिक साधन हैं सिवाय मानवीय साधन के। मानवीय साधन जो प्रबंध किया जाता है वो किसी न किसी मैनेजर के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा इसको पूरा किया जाता है। तो प्रबंध करना एक मानवीय क्रिया है। बाकी सभी भौतिक साधनों को कुशलता पूर्वक कार्य पूरा करवाने के लिए हम प्रबंध का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये एक मानवीय क्रिया है। किसी मानव के द्वारा ये क्रिया पूरी की जाती है प्रबंध की, इसलिए इसको बोला जाता है कि प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। अब हमारे पास प्रबंध की विशेषताएं तो और भी हैं बहुत सारी, लेकिन अभी इस टॉपिक में मैं आपको इतने ही कवर करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें से हमारा जो क्वेश्चन पेपर के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड है उसमें इसकी विशेषताएं 5 या 6 आप सफिशिएंट है आपके लिए, और इसको आप 2-2, 3-3 लाइनों के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे।